अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, सिद्धि विनायक दर्शन एक और सौभाग्य का मेरे लिए काम हुआ। मतलब ये जो दर्शन था, काफ़ी लोगों की लाइफ टाइम विश होती है। मुझे लोग कहते हैं कि तुमने इतनी सारी चीज़ें देख ली और हमें जेलसी फील होती है। तो ये तो सौभाग्य की बात है और ये मैं समझता हूँ कि भगवान की मर्ज़ी है, जिसको बुलाए। हम तो खाली विश कर सकते हैं और जब मैं विश करता हूँ और मुझे मौका मिलता है तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी इसमें कोई काबिलियत नहीं है। तो अज़ीज़ दोस्तों, इसी तरह मैं जब हरिद्वार जा रहा था तो मेरे एक मित्र हैं, मुरादनगर रास्ते में आता है, दिल्ली से हरिद्वार के रास्ते में। तो मुरादनगर में एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे दावत दी कि आइए हम आपको हमारा आश्रम दिखाते हैं। और मतलब मैं बता नहीं सकता वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं, आपको पता है कि मुख्तलिफ़ नज़र से चीज़ों को देखता हूँ। तो ये आश्रम जो था, श्री गुरु पवन जी का आश्रम है, पावन चिंतन धारा आश्रम। अजीज़ दोस्तों, मैंने कंपैरेटिव नज़र से उसको देखना शुरू किया कि हमारे यहाँ मदरसे होते हैं, पाकिस्तान, इवन भारत में भी होते हैं, और इस आश्रम में जो चीज़ें थीं उनमें कंपैरेटिव। आपको जैसे मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया कि जब मैं जमशेद टाउन में था तो वहाँ पे बनौरी टाउन के मदरसे का मुझे विज़िट कराया गया था, 10,000 स्टूडेंट, और उसको मैंने देखा था। और अब ये आश्रम देखा, वो नफ़रत की एजुकेशन, ये मोहब्बत की एजुकेशन। इसमें बच्चों को हायर एजुकेशन दी जाती है, इवन कई बच्चों को तो आगे पढ़ने के लिए बाहर भी भेजा जाता है। और मॉडर्न एजुकेशन, साथ में संस्कार, इंडियन हिस्ट्री, मतलब इन्होंने मंदिर बनाए। तो इन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा भगवान भारत माता है। तो भारत माता की देवी, उसकी पूजा, ये बड़ी चीज़ें होती हैं। और मुझे उन्होंने पूरा मंदिर दिखाया, मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई कई घंटे। उस डिस्कशन के कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस तरह ये ग्रास रूट रिवॉल्यूशन इंडिया का हो रहा है। किसी भी देश की तरक्की के लिए ये नहीं होता कि उसके पॉलिटिशियन, उसके आर्मी, उसके जो स्टेट कंपोनेंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी भी देश की तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए ग्रास रूट लेवल पे हर आदमी को किरदार अदा करना होता है। और ये जो आश्रम है, इसमें सरकार की कोई वो नहीं है, लेकिन ग्रास रूट लेवल से जो काबिल बच्चे हैं वो परफॉर्म करते हैं और उनको फिर आगे के मौके मिलते हैं। इस आश्रम में मेरी जो डिस्कशंस हुई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, बच्चों ने मुझसे कुछ सवालात भी किए और मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी उनसे। तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आप ज़रा ये डिस्कशन को ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। मैंने कहा मैं आरिफ आजाकिया फ्रॉम पाकिस्तान एंड वी आर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन इन पाकिस्तान। ये वो कहता आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईस्ट तिमूर। अब मैं बैठ कर सोचने लगा ये ईस्ट तिमूर कौन सा मुल्क है। तो वो कॉफ़ी लेने गया तो मेरे कलीग जो सीनियर थे मुझसे, उनसे मैंने कहा ये ईस्ट तिमूर कौन सा है। बोला आज़ादी मांग रहा है इंडोनेशिया से। मैं कहा वहाँ तक कभी हमने सुना नहीं कि कुछ एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, ये वो। यहाँ पे 25 आज़ादी की बड़ी बड़ी तहरीकें, तिब्बत की बार 1000 आदमी खड़ा है। श्रीलंकन तामिल वहाँ पे सबसे ज़्यादा आते थे, 25,000 का प्रोटेस्ट करते थे। मैंने कहा इनका तो हमने कभी सुना नहीं।
बोला देखते रहिए, एजेंडे की बात है। अगले साल मैं घर में बेल्जियम में रहता था, उस वक्त तो बेल्जियम में घर में बैठा था, तो खबर आई टीवी पे कि ईस्ट तिमोर इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और वो जो प्राइम मिनिस्टर बता रहा था वो फॉरेन मिनिस्टर बना उसका, जोसे रामोस होर्ता। मैं हैरान रह गया कि कोई मूवमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये अमेरिका के इंटरेस्ट में था, हो गया। यमन में 3,77,000 लोग मर गए, सऊदी अरब ने जो बमबारी की है। कोई आवाज़ सुनी आपने? कोई मुसलमान बोला? गजा में 18,000 मरे हैं, 2 महीने से चीख रहे हैं, जबकि वो टेररिज्म का अटैक हुआ था गजा की तरफ से, उसके जवाब में हुआ। एजेंडे की बात है ये सारी चीज़ें। यूनाइटेड नेशंस आज चीख रहा है गजा गजा। 7 के टाइम पे कहाँ गए थे भाई? आपको भारत में माइनॉरिटीज़ खतरे में नज़र आ रही हैं। चाइना में 2 मिलियन मुसलमान कंसंट्रेशन कैंप में बैठा है, उनको ज़बरदस्ती पोर्क खिलाया जा रहा है, नया कुरान छापा जा रहा है। मस्जिदों की शेप आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। गुंबदें हटा दिए हैं, मीनार हटा दिए हैं, मोहम्मद नाम रखने पे पाबंदी है, और औरत के बुरके पहनने पे पाबंदी है, नमाज रोज़े पे पाबंदी है। तो यूनाइटेड नेशंस को वहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स वायोलेशन नज़र नहीं आ रही। माइनॉरिटी भारत में खतरे में है, जहाँ पे दन दनाती फिरती है माइनॉरिटी। यहाँ पे भारत में बेचारा मेजोरिटी दब के रहता है, जबकि यहाँ पे माइनॉरिटी सिख भी दन दनाता फिरता है, मुसलमान भी दन दनाता फिरता है, क्रिश्चियन भी। साउथ इंडिया में जाके देखें किस तरह मंदिरों में मदर मैरी की मूर्तियाँ ला कर लगा दी हैं यार, इससे ज़्यादा क्या होगा? तो एजेंडे की बात है, आपने सवाल किया, एजेंडे की बात है। यूनाइटेड नेशंस एजेंडे पे चलता है। ज़रूरत है अमेरिका को, वेस्ट को लेके आ गए एजेंडा। ईस्ट तिमोर आज़ाद हो गया, साउथ सूडान आज़ाद देश बन गया, दारफुर आज़ाद देश बन गया, बलोचिस्तान बेचारा आज़ाद देश 75 साल से लड़ रहा है। कुर्दिस्तान वाले फर्स्ट वर्ल्ड वार में वेस्ट ने, जर्मनी, वो इंग्लैंड और फ्रांस ने वादा किया था कि आप हमारा साथ दें, वर्ल्ड वार में आज़ाद करा देंगे। वर्ल्ड वार के बाद फिर गए, सेकेंड वर्ल्ड वार में फिर उनसे वादा किया। वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो उनको आज़ाद भी किया, ऐलान सिर्फ नहीं हुआ था, पूरी चीज़ें बन गई थी। लेकिन फिर उनको इराक, तुर्की, ईरान, इन सब से वो था, नहीं किया। फिर 1990 में जब बुश ने इराक में हमला किया, उस वक्त आज़ाद कर दिया था, मोसल कैपिटल बना था कुर्दिस्तान का, फिर वापस इराक में चला गया। एजेंडे की बात है, कुर्बानियाँ देते रहो, कोई आज़ादी नहीं मिलेगी। टर्की तो मतलब फाइटर जेट लेके जाके उड़ा देता है, इनको कोई पूछता थोड़ी, कोई आवाज़ ही नहीं आती। मैंने बताया ना कि ईस्ट तिमोर आज भी कितने लोगों ने नाम सुना है, कोई मूवमेंट ही नहीं चली। आज़ाद कर दिया फौरन इंडोनेशिया से, क्योंकि वो एजेंडे पे आता है। तो यूनाइटेड नेशंस पॉलिटिकल ऑर्गन है सुपर पावर्स का, एजेंडे पे चलती है। हम निकलेंगे, हमें फिर हाँ चाहे तो इस तरीके की वहाँ पे शिक्षा दी जाती है, क्या सिखाया जाता है। और एक इंडिया में ट्रेंड है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें बच्चों को सिखाया जाता है तुम पंचर वाले बनो, तुम जो छोटी छोटी जॉब्स हैं, 3rd लेवल की जॉब्स हैं, वो दिखाया जाता है। तो क्या सेम सिचुएशन मदरसे की पाकिस्तान में भी है? जी बिल्कुल, वहाँ भी इसी तरह की एजुकेशन देते हैं? पाकिस्तान उन सब मदरसों का बाप है। वहाँ जितनी नफरत सिखाई जाती है कहीं नहीं है। एक क्रिकेटर दानिश कनेरिया की बातें सुने आप? वहाँ पे आम लाइफ में स्कूल में मटके दो रखे हुए हैं, एक मटके पे लिखा है फॉर मुस्लिम्स, एक पे लिखा है नॉन मुस्लिम्स। कभी गलती से किसी हिंदू बच्चे ने मुस्लिम्स वाले गिलास को आग ही लगा लिया? ये कहते हैं कास्ट सिस्टम, इससे बड़ा मुसलमानों से बड़ा कास्ट सिस्टम कहीं कोई नहीं है। शिया सुन्नी देवबंदी आपस में इनके अपने तो भेदभाव हैं। जहाँ ये माइनॉरिटी में है ना, वहाँ पे यूनाइटेड होंगे। आपको इंडिया में कहीं शिया सुन्नी मसला नहीं मिलेगा, वो ईरान में मिलेगा, पाकिस्तान में मिलेगा। तो ये मदरसे में तो बेसिकली सिखाई ही नफरत जाती है। आपको टास्क दिया जाता है, पहले तो नफरत आपके अंदर भर दी कि आप सुपीरियर हो। अल्फाज में बताता हूँ, हमें जो पहला लफ्ज़ सिखाया जाता है कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम मुसलमान पैदा हुए हो, क्योंकि तुम अफजल हो, सिर्फ तुम सही हो, बाकी सब गलत हैं। आगे टास्क दिया जाता है कि अब सबको सही करना तुम्हारा काम है। और सही करने का मतलब क्या है? मुसलमान करो, नहीं तो गर्दन काट दो, सीधी सी बात है। देखें, 2 और चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा जो शायद आप लोगों ने पता होगा, सोचा नहीं होगा। एक तो ये कि ये जो स्लेवरी है ना, ये सारे मज़हब में कहाँ नहीं है? सनातन में नहीं।
भारत की आप हिस्ट्री सनातन की उठा के दिखा लें, किसी ने किसी को गुलाम बनाया हो, नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, जंगें होती थी, क्रिश्चियन करते थे, मुसलमान करते थे, जो भी करते थे, जो हारता था उसकी औरतों को गुलाम बनाया जाता था, सेक्स स्लेव्स फॉर लाइफ। भारत की हिस्ट्री भी जंगों से भरी पड़ी, आपस में राज्य लड़ते थे। एक आपको मिसाल नहीं मिलेगी कि हारने वाले राजा की औरतों को किसी ने गुलाम बनाया हो, उसको इज्जत मान दी जाती थी। और वो कितना ब्यूटीफुल मैसेज है अगर सोचने पे जाए तो। अगर आप नहीं सोचें तो आपके लिए आम सी चीज़ है। मैंने जब ये छोटी छोटी चीज़ें गौर की ना, तो मुझे अपनी बिलोंगिंग पे गर्व होने लगा कि यार मैं उस मट्टी का, उस डीएनए का हूँ। ठीक है, रास्ते में हमारे पुरखों के कुछ लोग भटक गए ना भाई, तो मुझे अगर रास्ता वापस मिल रहा है तो मैं क्यों उस रास्ते पर वापस ना आऊँ। क्या बात है, क्या बात है। सर एक क्वेश्चन मेरा भी था सर। सर मैं देवव्रत हूँ, मैं लॉ में मास्टर्स किए मैंने। क्वेश्चन मेरा ये था कि हम जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी पाकिस्तान को जकड़े हुए है और बहुत लोग गिर रहे हैं, लोग, इनका सिविलाइजेशन। तो क्या जो उनके नेबरिंग सिविलाइजेशन जो इंडिया है उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उसके सिविलाइजेशन से कहीं उनको स्ट्राइक कर रहा है कि दे आर डूइंग बेटर? देखें, पाकिस्तान की बुनियाद गलत मैसेज पे पड़ी। कौन है पाकिस्तानी? 47 से पहले कौन थे? इंडियन थे। 500 साल पहले, 700 साल पहले, 1000 साल पहले कौन थे? मुसलमान तो नहीं थे, हिंदू थे। आज पाकिस्तानी किस बात पे गर्व करता है? हम अरब हैं। अरबों से भीख मांगना बंद कर दी तो तुर्क बन गए। अर्तुगरुल ड्रामा आया तो सब तुर्क बने फिर रहे थे। हो सकता है कल को पैसों के लिए चाइनीज को अपना बाप मान लें। इनकी आइडियोलॉजी ही गलत है, इनकी फाउंडेशन ही गलत है। आप अपनी ओरिजिन पे अगर फख्र नहीं कर सकते ना, और फिर ओरिजिन कौन सी है? सनातन की और भारत की जो ओरिजिन है उस पर तो आपको गर्व होना चाहिए कि ये द बेस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड है, बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, उसके ऊपर 1000 साल इतने अत्याचार हुए कि थोड़ा पीछे चला गया, वरना जब दुनिया में कुछ नहीं था तो यहाँ सब कुछ था भाई। यहाँ ज्ञान के दरिया बहते थे। आयुर्वेद ले लें आप, ज्ञान ले लें, यहाँ पे आगे चीज़ें खुल रही हैं। जो स्पेस की जो एजुकेशन है, आप 108 दाने माला के और जो आप चीज़ें देखते हैं कि वो फलां प्लेनेट से, तो आदमी सोचे तो हैरान रह जाता है कि 5000 साल पहले इनको कैसे पता चला भाई। तो हमें फिर फ़ख्र क्यों नहीं होना चाहिए? ये पाकिस्तानियों के मूर्खपन है कि वो इस आइडियोलॉजी से भाग रहे हैं। जितना इससे जुड़ेंगे, एक मिसाल और मैं पाकिस्तानियों को देता हूँ। अभी मेरी 2-3 दिन पहले किसी से बहस हो रही थी। उसने कहा आपको पाकिस्तान से इतना नफ़रत क्यों है? मैंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं है, मुझे आपकी सोच से नफ़रत है, आपकी सोच गलत है। मैंने उनसे ये कहा कि देखें, आपकी बिलोंगिंग भारत के साथ है। 1947 में आप अलग हुए, राज़े खुशी भारत ने आपको अलग दे दिया। ऐसे ही है जैसे मेरा बेटा शादी होती है, कहता है पापा मुझे अलग घर चाहिए, मैं कहता हूँ अलग घर ले ले। अब मेरे बेटे का फ़र्ज़ क्या है कि बाप के घर के साथ दुश्मनी ना करे, दुश्मनों के साथ मिलकर बाप के घर के खिलाफ साजिशें ना करे। मैंने कहा कि यही आपने किया। आपको भारत से जन्मे हो, भारत की कोख से आपका जन्म हुआ है, आप भारत का पार्ट रहे हो, आज आप अलग हुए हो। अगर आप भारत के साथ दोस्ती से रहते ना, तो जितनी भारत ने तरक्की की आप भी इतनी तरक्की करते। आपने दुश्मनी में, अपने ही बाप की दुश्मनी में आपने अपना आप गंवा दिया। आज पाकिस्तान टूट जाएगा। आप आज नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद। मैं तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में एक स्पीच में मैंने कहा था कि हमारे फ्रिज में चीज़ पनीर रखी होती है, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। जब वो एक्सपायरी डेट ख़त्म हो जाएगी ना, तो उस पर फुंगी लगना शुरू हो जाएगी। फुंगी लगेगी ना, तो बराबर में टमाटर चीज़ें पड़ी हैं वो ख़राब होंगी। वही हाल पाकिस्तान का है। आज इसकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी है, अभी फुंगी लगा रहा है। और अड़ोस पड़ोस में अफ़गानिस्तान का आज हाल पाकिस्तान की वजह से ख़राब है। ना पाकिस्तान ने ये सब किया होता, वरना काबुल में मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ थी, सब कुछ था।
तो पाकिस्तान रीजन को ख़राब कर रहा है। अगर वेस्ट की समझ में ना आया तो ये दुनिया में तबाही फैलाएगा। मतलब मैं वो समझ के समझता भी हूँ कि अनजान बन पाकिस्तान गए। खत्म हो जानते भी हैं कि वो मतलब हिलरी क्लिंटन का अगर आप वो स्टेटमेंट याद करें, हाँ, इफ यू हैव स्नेक्स इन योर बैकयार्ड दे आर गोइंग टू बाइट यू वन डे टर्न अराउंड। तो वो जानते हैं, जान के भी फंड कर रहे हैं, यही समझ नहीं आता। इनको अगेन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इस आइडियोलॉजी से डर रहे। भारत दुश्मनी में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये डूब रहा था, फिर उसको IMF का एक छोटा केस दे देता है, फिर वो जीवित हो जाता है, फिर मर रहा है, फिर एक केस दे देते हैं, फिर वो जीवित हो जाता है। भारत आधा पैसा हमारे खिलाफ यूज हो जाता है। आज भारत को प्रेशर में लाया जा रहा है सर्टन कंडीशंस पे। भारत वो एक्सेप्ट कर लेना, दूसरे दिन पाकिस्तान तोड़ देंगे, नहीं ज़रूरत रहेगी। लेकिन भारत कहता है हम आज़ाद देश हैं भाई, हम किसी के गुलाम तो नहीं बनेंगे, हम किसी के डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। हमारी पॉलिसीज अपनी जनता के लिए है, अमेरिका की जनता के लिए नहीं है। ये इंटरनेशनल एक साजिश है। उसमें देखें अब तब्दीली भी आ रही है। हॉलैंड में एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ है, अर्जेंटीना में एक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है। अगले साल ट्रंप आ जाए। ट्रंप मैं नहीं कहता कि इतना ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी है, लेकिन मच बेटर देन बाइडन, ओबामा। उनसे तब्दीली आ रही है। तब्दीली यूरोप से आएगी। फार राइट वाले जो हैं। शुरुआत हुई है। इटली की प्राइम मिनिस्टर, हॉलैंड, कल इंग्लैंड में आ जाए, तब्दीली आएगी ना, तो भारत पिलर हो जाएगा उसका फिर। तो होपफुली देखिए, इनको तो भारत को और सनातन को आंच नहीं आएगी। अब दुनिया की जो हज़ारों साल पुरानी सिविलाइजेशंस उठा लें, एक ही तो बची है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन ख़त्म, माया सिविलाइजेशन ख़त्म, इंका सिविलाइजेशन ख़त्म, ग्रीक सिविलाइजेशन जितनी पुरानी थी, और बची कौन है? सनातन, जिसमें आज भी 100-150 करोड़ है। खाली भारत में 100 करोड़ से तो ज़्यादा है, दुनिया भर में फैले हुए हैं। 10-12 देश के तो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट हिंदू हैं, तो नहीं मिटा सके, क्योंकि क्या कहते हैं, सत्य को कोई नहीं मिटा सकता। तो ये है, हमें डर नहीं है कि मिट जाएंगे हम, हमें ये है कि अब हम इसको फैलाएं। दुनिया में अमन आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, अगर ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा फैला तो। मेरा भी आपसे एक प्रश्न है। मेरा नाम पलक है और मैं आश्रम में जो मैगजीन है उसको एडिट करती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल एक फ़ोटो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें एक यूके की लड़की है और उसके आसपास मुस्लिम्स ने उसको कैप्चर कर रखा है। वो फ़ोटो बहुत वायरल हो रहा है और उसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि इफ़ द यूके डज़ नॉट अंडरस्टैंड इन द कमिंग ईयर्स देन दिस विल बी इट्स सिचुएशन। और आपने अभी एक्सट्रीमिज़म की बात भी की थी, तो मुझे आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस और आपने जो वहाँ ऑब्जर्व किया है वो समझना है कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द फ्यूचर। वो ग्रूमिंग गैंग के हवाले से देखें, पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग, पाकिस्तान में भी पंजाबी, मुसलमान पंजाबी, सिंधी, बलोच आपको इसमें नहीं मिलेगा। ये यंग लड़कियों को 12 साल, 13 साल, 14 साल उनको टारगेट करते हैं। फिर जो गरीब लड़कियां होती हैं ना, उनको अच्छा मोबाइल दे देंगे, और फिर माँ बाप वहाँ पे इतना केयर बच्चों की नहीं करते, ये गोरे ख़ास तौर पे। अच्छा, ये बीमारी हिंदुओं में भी है, ठीक है, सिखों में भी है। इनकी बच्चियाँ फिर बिगड़ जाती हैं, वो उनको टारगेट करके उनको ग्रूम करते हैं। ग्रूम करने के बाद उनके फिर वीडियोस बनाते हैं और फिर उनसे बिजनेस करते हैं और उनको सप्लाई करते हैं, इवन एक्सपोर्ट कर देते हैं बाद में, और वो लाइफ टाइम गुलाम बन जाती है। ये खुल नहीं रही थी बात, और मेरे पास ये रिपोर्ट मेरे मोबाइल में मौजूद है कि अब 500,000 से ज़्यादा लड़कियां पिछले 20 साल में टारगेट हुई हैं। 500,000, 5 लाख लड़कियां। इसमें इनका टारगेट मुस्लिम लड़की नहीं होती, इनका टारगेट प्राइमरी वाइट लड़की, फिर हिंदू और सिख। और ये अब चीज़ें खुल रही हैं। और लास्ट ईयर, बल्कि इस साल जनवरी में पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक होम मिनिस्टर ने इंक्वायरी कमीशन बिठाया था, जिसने फिर रिपोर्ट पेश की। उसमें बताया कि ये ग्रूमिंग गैंग है ना, ये बहुत ही फैल चुका है, अब इसको कंट्रोल करना है। अब सज़ाएं मिल रही हैं, अब पकड़ा जा रहा है। एक पाकिस्तानी ओरिजिन का नज़ीर, लॉर्ड नज़ीर अहमद, वो उसको पहला हिस्ट्री में आदमी है जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड से निकाला गया। आज तक हाउस ऑफ लॉर्ड से किसी को नहीं निकाला गया। उसका इलाका था रोजरम,
रोदरम में सबसे ज़्यादा ग्रूमिंग गैंग पकड़े गए हैं। तो ये जो इस्लाम इज़ ऑल अबाउट सेक्स, सॉरी, लेकिन ऑल अबाउट सेक्स। 10 शादियाँ, 12 शादियाँ, गुलाम लड़कियाँ रखनी, ये इन्होंने इसको इस हद तक एक्सप्लॉइट किया कि मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा नफ़रत की कोई चीज़ नहीं है। ये चीज़ पाकिस्तान में भी हो रही है, पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ हो रही है। और उसको कोई आम साहब तो वो हो गया, आज यार फलां लड़की को उठा कर ले गए, ये कर दिया, लोग उसको एक खबर भी नहीं मानते अब तो। इसकी गहराई में जाएं। आपकी शादी होगी कल इधर, आपको अपने ससुराल में तकलीफ होगी तो आपके माँ बाप आपके साथ खड़े होंगे, आपका ख़ानदान। वो लड़की जिसको हिंदू को उठा के लेके जाते हैं, ज़बरदस्ती मुसलमान करते हैं, अब वो मुसलमान लड़की अपने नॉन मुस्लिम माँ बाप से ताल्लुक़ नहीं रख सकती। वो हमेशा के लिए ग़ुलाम हो गई, उसके साथ अत्याचार होगा, उसको बेच देते हैं आगे, फिर कुछ साल इसका इस्तेमाल करके उसको बेच देते हैं आगे। एक पूरी ज़िंदगी आपने तबाह कर दी। ये लंदन में जो ग्रूमिंग गैंग है, ये पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ हो रहा है। ABC की रिपोर्ट है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, कि साल की एवरेज 1000 हिंदू, सिख और क्रिश्चियन लड़कियां पाकिस्तान में एबडक्ट होती हैं और ये चीज़ होती है। आज सुबह मैंने ट्विटर खोला तो मुझे 2 खबरें नज़र आई, फ़ोटो लेके, सर्टिफिकेट लेके कि मैं मुसलमान हो गई हूँ। क्या करेंगे आप? एक लड़की थी, कौन सी कुमारी, नाम भूल रहा हूँ मैं, उसको इसी तरह किया, शादी हो गई। कुछ महीने बाद उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरे माँ बाप से एक बार तो मिलने दो, तो उसको लेके गया वो आदमी। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी तुमने क्यों इस्लाम कबूल किया? बोले आपकी खातिर। उसने आखिर में जब नहीं कर रही थी तो धमकी दी कि तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा, तुम्हारे छोटे भाइयों को मार दूंगा, मैंने आपके लिए कुर्बानी दी। ये हो रहा है। और ये बदकिस्मती से पीछे एक्स इंडियन है, पाकिस्तानी भी एक्स इंडियन है। क्यों कोई इंडियन नहीं है? इंग्लैंड की पॉपुलेशन का 6 या 7% मुसलमान है। इंग्लैंड की जेलों में 50 to 60% मुसलमान। इंग्लैंड की पॉपुलेशन का 4% हिंदू है। इंग्लैंड की जेलों में 0% हिंदू है, 0%। ओनली 29 हिंदूज आर इन जेल। 1 मिलियन में से सिर्फ 29। तो बेनिफिट वहाँ पे मिलते हैं। बेनिफिट कहते हैं कि आप जॉबलेस हैं तो आपको घर देती है स्टेट, किराया स्टेट देगी, जॉबलेस अलाउंस देगी। 60% मेल मुस्लिम आर ऑन जॉबलेस अलाउंस। 80+% औरतें मुसलमान आर ऑन जॉबलेस अलाउंस। 1% हिंदूज आर ऑन जॉबलेस अलाउंस। बाकी सारा हिंदू टैक्स भर रहा है, कंट्रीब्यूटर है। वो ये भी मैनचेस्टर ने तो डिक्लेयर कर दिया था बैंक्रप्सी। हाँ, उनके पैसा ही नहीं आ रहा। अब आप बताएं, दुनिया की 100 बड़ी कॉरपोरेट को उठाए हूँ, उसमें से 50 इंडियन CEO हैं। तो हिंदूज हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, और मुसलमान एक्सप्लॉइटेटर्स रहे हैं। मैं जब आपके सामने तो ये बात कर लेता हूँ, वहाँ करता हूँ, कहता है तुम हिंदू मुस्लिम नहीं क्या करो यार, मुझे वीज़ा दे रहे जब, तो मुझे उसने ये कहा था कि देखें वहाँ पे हमारे यहाँ भेदभाव वगैरह नहीं करवाना, तुम्हारी बहुत आदत है, तुम ये बोलते हैं तो हिंदू मुस्लिम नहीं करना। मैंने कहा भाई मैं सच बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ, मुझे ये बताओ। या तो मैं झूठा हूँ तो मुझे आप आर्ग्यूमेंट से वो करोगे, मैं फ़ौरन हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, काम में गलत हूँ। तो बोले नहीं, हमें अपना देश देखना होता है, और ये है कि आप प्लीज़ वहाँ पे। तो अपने घर में बैठा हूँ तो मैं कर लेता हूँ, हर जगह पे ये बात कर भी नहीं पा रहा अभी, ख़ास तौर पे भारत में। वीडियो पे तो मैं बोल देता हूँ, तो वो मसला नहीं है, लेकिन अब भारत आया हूँ और तो मेरा कुछ नहीं करेंगे, आगे वीज़ा नहीं देंगे, तो वो मुझे फिर मैं ये रास्ता बंद नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं पब्लिक में तो ज़रा एहतियात करता हूँ। कल मुझे आज तक TV पे चित्रा जी ने बुलाया था। अब उन्होंने मुझे सवाल किया, आपने धर्म परिवर्तन क्यों किया? अवैसी के बारे में बताया। अब वो मैं क्या बोलूं? फिर भी मैंने गोल मोल करके जवाब दिया कि मैंने कहा आगे मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा, मेरे लिए बहुत ज़रूरी, मुझे अमेरिका के वीज़ा की ज़रूरत नहीं, मेरे पास फ्रेंच पासपोर्ट है, मुझे कहीं की ज़रूरत नहीं, यहाँ का वीज़ा, और वो भी मुश्किल से मिलता है। अगर इन्होंने फैसला कर लिया कि भाई साहब ये तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करता है, मैं नहीं करता भाई। आपने सवाल किया, मैं आपको क्या बोलूँगा? नहीं मुसलमान बहुत अच्छे हैं, नहीं है ना भाई,
बुनियाद ही जिसकी नफरत पर रखी जाएगी उसका आप क्या करोगे भाई? एक और क्वेश्चन जी, जी, जी। मेरा कि जैसे अभी आपने वो जेल का रेशो बताया था कि हिंदू पॉपुलेशन इतनी और जेल में सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन थी, तो अभी लेस्टर में भी दंगे हुए थे, तो तब भी मुस्लिम्स ही इन दी एंड लेस्टर में जो दंगे हुए थे, हाँ 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 उसमें भी मुस्लिम्स का ही नाम आता, और दूसरा अभी जो रिसेंटली इस ईयर में इशू था खालिस्तान का, तो उसमें भी लिंक निकला था कि पाकिस्तान ही उसके पीछे एक स्पॉन्सर है, तो उस पे आपका क्या? देखिए, लेस्टर में है ना एक मोहम्मद हिजाब है, मुसलमानों का बदबूदार आदमी, उसकी शक्ल से ही देख के आपको डर लगेगा कि यह राक्षस है, ठीक है। उसने, हिंदुओं ने वहाँ पे पता नहीं शायद राम जन्मदिन था या क्या था, उस पर रैली निकाली। अब हिंदुओं की रैली में कभी किसी की नफरत की बात नहीं होती, कुछ नहीं होता। जय श्री राम बोलते हुए जा रहे थे, उन्होंने हमला कर दिया और उन्होंने कहा जय श्री राम नफरत का वर्ड है। वॉर क्राई कर हिंदुओं ने, फिर किसी ने जवाब दिया, बोला एक पब्लिक में अगर कोई आदमी ज़ोर से अल्लाह अकबर बोल देगा सब भागेंगे कि पता नहीं कहाँ से बम फटेगा। जय श्री राम बोलोगे, कोई किसी सबको पता है कि यार ये लोग तो कभी, तो हमने, ये नफ़रत का पैगाम नहीं है। मैंने भी फिर उस पर वीडियो बनाई कि जय श्री राम का वर्बल मीनिंग है कि राम जी जिंदाबाद, लॉन्ग लिव राम जी। इसमें कौन सा नफ़रत का मैसेज है? इस पे जब हमला किया ना, अच्छा इसकी शुरुआत वहाँ से हुई थी कि 3-4 लड़के जा रहे थे हिंदू, उन्होंने जय श्री राम कहीं बोल दिया, तो एक मुसलमान लड़के ने उनको गालियाँ वालियाँ दी कुछ, वो हिंदू लड़कों ने उसकी पिटाई कर दी, ठीक है ना। उस जाहिर है अब आप किसी के भगवान को गाली दोगे, पिटाई कर दी। वो फिर मोहम्मद हिजाब के पास गया, वो मोहम्मद हिजाब पूरा लश्कर लेके आ गया, हिंदुओं के घरों पे हमले किए, दरवाज़ों को तोड़ने लगे, ये वो। पुलिस वहाँ की फारिग है, बिल्कुल कुछ नहीं करती, मुसलमानों से इतना डरती है कि कुछ नहीं करती। अभी आपने गजा का मामला देख लिया, बिल्कुल पुलिस खामोश बैठी है। तो उस पर कई बार मामले बढ़े फिर, और फिर आखिर हिंदुओं को इस कहा कि यार आप लोग प्रोफाइल पे रहें, ये वो। तो लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि हिंदू आवाज़ उठाना शुरू किया। आज तक आवाज़ नहीं उठाते, अब आवाज़ उठा रहे हैं, अब और ज़ोर शोर से चीज़ें मनाने लगे। फिर नवरात्रि पे पूरे हर इलाके से, वो अभी गणेश विसर्जन हुआ था तो हमने रखा था दरिया पे, वो रिवर थेम्स के ऊपर। लेकिन हिंदुओं की खूबी ये है कि पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं करते। हमने दरिया का एक सुनसान कॉर्नर ढूंढ लिया था ताकि आम आदमी को तकलीफ ना हो। वहाँ गाड़ियों में बैठ के फैमिलीज आ रही थी, गणेश जी की मूर्ति लेके, और अपना विसर्जन करके चली जाती थी। तो अब लोग मनाना शुरू कर रहे हैं, और उसी पे मुझे खुशी हो रही है कि मैं तो 33 साल से यूरोप में हूँ। मैंने पिछले 2 साल में जितना हिंदूइज़्म की वो देखी है एक्टिविटीज़, नहीं थी पहले, अब हो रही है। आज तक हिस्ट्री में हिंदुओं ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। मैंने पहली बार ऐलान किया 2019 में कि अमेज़ोन पे भगवान शिव की बाथरूम मेट, तो मैंने रिक्वेस्ट की ऑनलाइन के मैं तो जाऊंगा अमेज़ोन के सामने, अकेला प्ले कार्ड लेके अपनी बीवी बच्चों को लेके खड़ा हो जाऊंगा। उसकी भी फ़ोटो है मोबाइल में। 11 लोग आए, अच्छा, वो मेरी हिम्मत बढ़ी। फिर हमने 2021 में पाकिस्तान हाई कमीशन पे प्रोटेस्ट किया पाकिस्तानी हिंदू लड़कियों के लिए। 250 लोग आए, सारे इंडियन। फिर लास्ट ईयर 26/11 के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन पे हमने प्रोटेस्ट किया, 100 से ज़्यादा लोग आए, आ रहे हैं। पहले नहीं आता। पाकिस्तानी कोई प्रोटेस्ट का ऐलान करे ना तो 5,000 10,000 आ जाते हैं, लेकिन मेरी नज़र में 100 भी तो आए। जो ज़ीरो था वहाँ से 100 पे तो आए, 250 पे तो आए। तो हिम्मत बढ़ रही है, अब चीज़ें वो हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो हमारे लिए बड़ा इंकरेजिंग है। बस ये कि मुझे आज आपको देख के बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों के चेहरे पे मुझे नज़र आ रहा है कि यू वांट टू डू समथिंग फॉर सनातन, फॉर भारत, और बड़ी हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और थोड़ा थोड़ा ही मैसेज आगे बढ़ेगा ना तो मल्टीप्लाई होता है। ये हमारे गुरुजी की शिक्षा ही ये है कि पहला देश फिर समाज, पहला देश नेशन फर्स्ट है जी। हमारे आश्रम का थीम ही है नेशन। हाँ हाँ हाँ।
और इनका दूसरा सवाल भूल गया मैं, सिखों की खालिस्तान पाकिस्तान की साजिश है। 71 में पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरह से जंग हारी, 93,000 फौजी आपके कब्जे में आए। उस वक्त पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि अब हमने इनसे जंग नहीं करनी, इनसे नहीं जीत सकते, बहुत मारते हैं यार। तो क्या करें, प्रॉक्सी वार्स करो। फिर प्रॉक्सियाँ ढूंढी गई। आज तो प्रॉक्सियाँ ख़त्म हो गई हैं, वरना एक ज़माना था त्रिपुरा में भी फसाद होता था, आसाम में भी दंगे होते थे, पूरे भारत में दंदनाता फिरता था ISI का एजेंट, और इतने स्लीपर सेल्स थे। उनमें से 2 बड़ी हैं इनकी जो प्रॉक्सियाँ 2K, कश्मीर, खालिस्तान, ये इन्होंने क्रिएट किए हैं। देखें, ह्यूमन राइट्स और यूनाइटेड नेशंस का मैं स्टूडेंट हूँ। किसी भी कम्युनिटी की आज़ादी की जो मूवमेंट होती है ना, उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जॉब्स में, एजुकेशन में, आपका रिलीजियस प्रैक्टिस को रोका जा रहा है, तंग किया जा रहा है। सपोज़ आपकी मस्जिद है तो उसके ऊपर कोई हिंदू बैठा हुआ है कब्जा करके, या उसकी कमेटी को हेड कर रहा है हिंदू या कोई सिख, ये कहलाते हैं डिस्क्रिमिनेशन। फिर आपके नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। सिखों के पास ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं कि वो आज़ाद देश मांगे। सिखों को 2% पॉपुलेशन है भारत में, 2% से ज़्यादा आर्मी में, 2% से ज़्यादा इंडियन पुलिस में, 2% से ज़्यादा फॉरेन सर्विस में, सिविल सर्विस में, बिजनेस में। सिखों के जितने गुरुद्वारे हैं वो सिखों के ही कंट्रोल में। सिखों के जितने रिलीजियस फेस्टिवल हैं आपका प्राइम मिनिस्टर गुरुद्वारे जाके मनाता है। तो आज़ादी की या आज़ाद देश के इंग्रेडिएंट्स कहाँ हैं? तो फिर कहाँ से चली ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट सिखों को बाहर से हायर करता है पाकिस्तान और अब अमेरिका। ये जो पनून है, गुरपतवंत पनून, ये CIA का एजेंट है, ये साबित हो रहा है। मैं कल सुखी चहल हैं, हमारे कैलिफोर्निया बेस्ड सरदार हैं, बड़ा खालिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। उनसे कल मैं बैठा था ओबराय होटल में और उनका इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया है, फिर लगाऊंगा मैं। उन्होंने कहा कन्फर्म CIA एजेंट है ये गुरपतवंत पनून। भाई आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ भारत में रह रहे हैं, आप आज ऐलान कर दें कि मैं अमेरिका की पार्लियामेंट को उड़ा दूंगा, या अमेरिकन एयरलाइंस जो न्यूयॉर्क आ रही है उड़ा दूंगा, अमेरिका भारत को पकड़ लेगा कि भाई इसको हमारे हवाले करो भाई। वो वहाँ बैठ के अमेरिका में धमकियाँ दे रहा है, अमेरिका में उसके ऊपर केस भी नहीं बन रहा। तो ये सारे खालिस्तान भी फॉरेन इन्वेस्टेड, फॉरेन नर्चर्ड मूवमेंट है। यहाँ भारत में कौन सा सिख आज़ादी मांग रहे हैं मुझे बता दें। कल को कश्मीरी भी भटक गए थे कुछ लड़के, आज वो वापस आ गए, उनको पता चल गया कि प्रॉस्पेरिटी कश्मीर की है ना, वो भारत के साथ है। मेरा भी प्रश्न है, आपने जैसे बीइंग एन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, आपने UN के साथ में काफ़ी आपका एक्सपीरियंस रहा है, और अभी आपने ही बताया कि पाकिस्तान में हिंदू वुमेन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, फिजिकल असॉल्ट भी होता है, मेंटल टॉर्चर भी होता है, और इंडिया में भी आपने लव जिहाद के बारे में सुना होगा। तो UN का उस पर इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं आता, या UN की तरफ से कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता, जो मेरी नॉलेज में तो एटलीस्ट नहीं है। तो वो क्या कमी है UN की तरफ से? UN एक पॉलिटिकल ऑर्गन है वेस्ट का। देखें 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई, डीकोलोनाइजेशन हुआ। डीकोलोनाइजेशन से पहले इन्होंने कहा कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना लो को जितनी कॉलोनीज आज़ाद करेंगे उनको। यूनाइटेड नेशंस एजेंडे पे चलती है। मैं 96 में यूनाइटेड नेशंस में कैफ़े में बैठा था। लॉबिंग की जगह यूनाइटेड नेशंस में कैफ़े है, बहुत बड़ा कैफ़े है, और एक गोल टेबल हो हैं सारे, और उसमें 10-12 कुर्सियाँ, तो मुख्तलिफ लोग बैठे होते हैं वहाँ पे। फिर एक दूसरे से लॉबिंग करते हैं, 200 मुल्क के लोग आते हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ बैठा था, तो बैच देख के हम ढूंढते थे, हम भी अपना पाकिस्तान का केस लेके जाते थे तो बताने के लिए। तो जो रेड बैज होता था ना, वो एम्बेसियों का होता था, तो कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हो गए। ब्राउन बैज होता था वो NGOs का होता था, ब्लू बैज होता था वो यहीं से एंट्री लाइब्रेरी हम लोग ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई ग्रेजुएट हो गया। तो ऊपर जो लाइब्रेरी है वहाँ पे हम लोग जो है सबकी स्पेसिफिक टेबल है, सब लोग एक फिक्स टाइम तक मैं स्टडी करते हैं सबके स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जैसे मैं लॉ हूँ तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन एंड कल्चर रिलेटेड है, तो हिस्ट्री का है तो उसके हिस्ट्री है।
हाँ मैथ्स की ये सब की स्पेसिफिक टेबल है, स्पेसिफिक नामों के साथ सारे बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे अभी 11th-12th में हैं, कुछ DU में पढ़ रहे हैं, तो वो आते हैं इवनिंग में, और वीकेंड में लगभग सारे बच्चे यहाँ पे होते हैं, और कभी कॉन्फ्रेंस होती है तो हम लोग यहाँ इस टेबल पे कर लेते हैं। बुक्स का कलेक्शन हमारा होता है, यहाँ पे लगभग हमारे पास 10,000 बुक्स हैं हार्ड कॉपी में, और 3-4 हज़ार से ज़्यादा बुक्स हमारे पास ऑनलाइन है, ई बुक्स हमारे पास। यहाँ पे बहुत बड़ा कलेक्शन है, गुरु जी का एक पूरा विजन है कि यहाँ पे कैसे रिसर्च होनी चाहिए। तो जो गुरु जी ने मेंशन भी किए थे, डिपार्टमेंट ऑफ भारत स्टडीज जिसके कोऑर्डिनेटर पलक जी हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, तो वो यहीं से हम आप भी अभी स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं वैसे प्रोजेक्ट UPSC में डिप्यूटी कोऑर्डिनेटर हूँ, और डिपार्टमेंट ऑफ भारत स्टडीज़ में एज अ रिसर्चर और राइटर काम करता हूँ। तो हमारा वैसे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो रिलीजन है, तो सामने आपको सारे रिलीजन के बुक्स, आप वहीं आ जाइए, रिलीजन के बुक्स देखेंगे। फिर हिस्ट्री पॉलिटिक्स है, और इंटरनेशनल रिलेशन है उधर। फिर क्योंकि अभी आश्रम ने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, प्रोजेक्ट UPSC, तो जिसमें जो मार्जिनलाइज सेक्शन के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको भी हम मेन स्ट्रीम में जोड़ना चाहते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं। तो उसमें ईशान है और एक सिद्धि दीदी है, वो भी हैं। तो साथ में कंपटीशन की सारी बुक्स हैं यहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट होती है, और उसके अलावा जो लिटरेचर है, संस्कृत है, उन सब की बुक्स है। तो हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी 8, 9, 10th क्लास में, लेकिन वो संस्कृत में एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। आप सबको भी आती होगी संस्कृत? जी बिल्कुल, संस्कृत यहाँ पे क्लासेस लगती थी, तो छोटे से लोग बड़े लोग हाँ। तक भी NCERT के प्रोफेसर्स हैं जो कि रेगुलर क्लासेस लेते हैं। मुश्किल है ना? हम लोग सीख रहे हैं वो अभी। सीख रहे हैं, वो हमने स्कूल में भी हमने ऑप्ट किया हुआ था उसमें। मेरे जैसा आदमी जिसको हिंदी नहीं आती उसके लिए तो बहुत मुश्किल होती है। थोड़ा सा शुरुआत में मैंने हिंदी बहुत सीखने की कोशिश की है, तो मैं मुश्किल से पढ़ लेता हूँ। लंबा 5-6 लाइन का आ जाए तो मैं भेजता हूँ माइन को भाई या गूगल पे ट्रांसलेट कर लेता हूँ। तो संस्कृत तो मेरे लिए अब 60 साल की उम्र में तो मुश्किल होगी। इसलिए हमारे यहाँ बच्चे तैयार हो बच्चे जो आगे तैयार लेके हैं। तो जाएंगे ये कि संस्कृत क्योंकि को। हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उन सब में बहुत मिक्स कर दिया गया है, बाद में चीज़ें इंटरप्रेट बाद में की गई हैं। तो ओरिजिनल को ढूंढने के लिए संस्कृत पढ़ना जरूरी है इसलिए। और एजुकेशन पे हमारी बहुत बुक्स हैं, क्योंकि गुरुजी का एक विजन है कि एजुकेशन से मेजर चेंज आ सकते हैं, इसलिए हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन है। तो बच्चों को रहने के लिए ओपन एयर है, बड़े बड़े प्रोग्राम चाहे और कल्चरल इवेंट्स है, सब 25 तारीख को दिल्ली में थी, 25 को मुंबई। मोदी इसीलिए 25 जनवरी की बात है, 25 जनवरी लखनऊ, क्योंकि 27 को मेरी वापसी अब अयोध्या के ऊपर है कि अगर 27 को मेरे अयोध्या दर्शन हो जाता है तो मैं 28 को वापस आ जाऊँगा। अगर 28 को दर्शन होता है तो मैं, क्योंकि 31 मेरी लंदन की फ्लाइट है। मुझे वीज़ा दिया है 50 दिन का। हमारा जो एक प्रोजेक्ट है परिवर्तन, उसका ड्रामा है। हमारे मतलब मैंने काम बचपन में शुरू किया, 15 साल की उम्र में। हमारे क्लासरूम जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो यहीं से होती हैं। एक साथ यहाँ से 80-100 लोग जोड़ देते हैं, और वो बड़ा वाला क्या बोलते हैं, डिजिटल बोर्ड क्या बोर्ड भी है 75 इंचेस का। उससे हम सब लोग जुड़ जाते हैं। यहीं से
लेक्चर्स वगैरह भी रहते हैं, तो कोई भी ऐसी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है तो यहीं से सब लोग मिलते हैं। हमारा सिस्टम्स वगैरह हैं, काफ़ी अच्छे हैं। स्टूडियो है, आप कभी भी आपको कोई भी ज़रूरत हो, आप हिंदुस्तान में हो तो यहाँ बच्चों को बताने का स्टूडियो भी होता है, अच्छा स्टूडियो उनका बनाया है। 2 मिनट दिखा देते हैं स्टूडियो। 2 मिनट है तो ऊपर दिखा देते हैं स्टूडियो, आपको स्टूडियो दिखा देते हैं फर्स्ट हाँ, हाँ। यहाँ पे कोरोना में तब कहीं तो शूट करना होगा सर, वैसा ही प्रोडक्शन भी यही करते सर, लेकिन एकदम डिजिटलाइज हुआ है सारा यूज होता है। कभी भी यूटिलाइज करना चाहिए। बैठ के बच्चे ध्यान करना चाहते हैं ना, वही ध्यान करने के लिए बच्चे चाहते हैं। चिंतन भी अच्छा है, चिंतन भी एक कर्म है, जो चिंतन अच्छा हो सके इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे अध्ययन ध्यान देने में किया जा सकता है। चिंतन को बहुत इम्पोर्टेंस दी तो श्री कृष्ण चिंतन को योग कहते हैं, चिंतन योग। So that's why we also have asserted the word Chintan in our ashram. ध्यान बच्चे देखा वो उनके आपकी वजह से मैं हमारा खुला रहता है भाई, सब चीज़ें जो ध्यान करना चाहता हो 24 घंटे खुला होता है, सारा ही ध्यान करना चाहिए। लाइब्रेरी में भी कभी ताला नहीं लगता, और मंदिर में कभी ताला लगता ना, यहाँ ताला लगता। यहाँ बैठ के आप गुरुजी ध्यान बैठक या कुछ कार्यक्रम यहाँ पे भी करते थे। तो इसमें कोई ताला नहीं होता है हर एक किसी चीज़ का ना, गुरु जी का ये मानना है। ऊपर भी भैया मंदिर ऊपर भी दिखा दे। हाँ दिखा। हाँ तो आप शूज़ अभी रहने दीजिए। भारत माता का मंदिर जो दिखा दो फटाफट फटाफट दिखा दीजिए नीट में। हमारा एक आश्रम है जो भारत माता को मतलब अपना ये मानते हैं, जिसमें कोई मंदिर नहीं।
प्रथम पूज्य है वो भारत माता ही है। जो सब कुछ है वो भारत माता के लिए, भारत की संस्कृति के लिए ही है, बाकी सब सेकेंडरी है हमारे। साउथ इंडिया में बगलामुखी सारे लोग माँ की शक्ति को पा सकते हैं जब इस क्षेत्र में लिख के आप मनोकामना पात्र में डाल सकते हैं, जो मन की इच्छा हो।